बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हैप्पी ट्यूसडे, दिस इज इमरान हसन एंड दिस इज अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जनाब आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी। आज आपको थोड़ी घबराहट का एहसास हो रहा है इसका? थोड़ा मुझे कम हो रहा है आपका? हाँ, घबराहट का आपको पता है, जब भी घबराने का जिक्र अर्मिला के मुंह पे आता है तो उसका ताल्लुक बराह रास्त पेट्रोलियम प्राइसेस ही हो सकता है और कुछ नहीं है। सो 10 रुपए हो गया आज थोड़ी घबराहट मुझे कम हो रही है क्योंकि जो पेट्रोल है और डीजल 10 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि अच्छा, बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपए। मुझे मौजूदा खुश कर दिया आपने कौन? हाँ, मैंने कर दिया। मुझे मौजूदा 10 रुपए से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो इन्होंने कहा ना कि आइंदा बजट तक कम नहीं होगा, तो कम से कम उससे ये आसानी होगी कि आपको पता है कि 150 रुपए ही पर लीटर रहेगा। हर 15 दिन बाद जो हमारा बीपी शूट करता है वो नहीं करेगा। ये वैसे मुझे लगता है जो पाकिस्तान में ज्यादातर ब्लड प्रेशर और इस तरह के मसले हैं वो उसकी वजह इमरान खान नहीं, वो ट्रैफिक और ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट होती है ना, ये थोड़ा मसाइल होते हैं। लेकिन स्टिल जनाब अब आप घबराना थोड़ा कम करें, इंटेंसिटी उसकी कम करें। थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ है पेट्रोल। उम्मीद करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी कम हो, अंटिल प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा खुद से नोटिस ना ले। खैर, मैं तो कहता हूँ ये मार्च अगर इसकी वजह से कम हुआ है, अगर इसकी वजह से कम हुआ है तो पहले हो जाता। ऑपोजिशन पहले सोई हुई 2-4 और कर ले, जब 110 से 150 पे जा रहा था तब कर लेते, 100 तक महदूद हो जाता। खैर, जो का पार्ट अच्छी खबर है, रिलीफ है आवाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम बढ़ा तो नहीं, कम से कम हम तो इस पे भी खुश थे कि बढ़े ना, लेकिन कम हो गया। यही शेयर किया था कि एक्सपेक्टेड है कि वो ना हो। अच्छा, दूसरा उसके साथ हम सिर्फ पेट्रोल और बिजली को फोकस करें। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने आईटी सेक्टर के लिए रिलीफ का ऐलान किया है, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया है, तो वो बहुत ज्यादा है। और मुझे डर है कि वो कहीं बहुत से लोगों को इस बात पे मजबूर ना कर दे कि 30,000 वैसे ही मिल रहे हैं, काम करने की क्या जरूरत है, कुछ इस तरह का मामला ना हो। खैर, अभी इसके चूंकि खद्दो-खाल सामने आना बाकी है तो कुछ भी कहना पहले स्पेकुलेशन होगा। और इंडस्ट्रीज के लिए जो पहले हमने कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ दे रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर ने उसका फोकस इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट किया है। आई थिंक ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये भी बहुत अच्छा है। और ये जो आप इंटर्नशिप वाले फैक्ट्री की बात करें, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में भी एक प्रोजेक्ट उनका शुरू हुआ था जिसमें बहुत सारे ग्रेजुएट्स को वो इंटर्नशिप देते थे सरकारी इदारों में, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखते थे। कोई 3 और 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आई रिमेंबर, क्योंकि मुझे किसी फैमिली मेंबर ने की थी तो आई रिमेंबर दैट वे। लेकिन उसके साथ साथ ये क्रेडिट नून लीग को दे रही हैं? हाँ, ये क्रेडिट मैं उनको भी दे रही हूँ। अच्छा, उनको क्योंकि उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। अच्छा जनाब, उसके साथ साथ तो कुछ हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से दोबारा, क्योंकि कल हमने एक वीडियो देखी आकिब जावेद साहब की, जिसमें जो लाहौर कलंदर्स की टीम है फतेहयाब होने के बाद आकिब जावेद के रूम के बाहर आई और बाकायदा तौर पर नारे लगाते हैं। ये आपने सुनना है। लाहौर के एक निजी होटल में 565 नंबर कमरे में मौजूद आकिब जावेद आई थिंक आइसोलेशन कर रहे हैं ड्यू टू कोविड में भी। लेकिन ये मनाजिर हमने तब भी देखे जब होटल लॉबी के अंदर टीम दाखिल हुई और शाहीन शाह अफरीदी का इस्तकबाल किया गया इस निजी होटल में जहां पे वो क़याम करे थे। केक काटते हुए उनकी नजर पड़ी जब आकिब पे, इससे पहले जो हिस्सा है वीडियो का, तो उन्होंने वहां पे भी वेव किया। उन्होंने कहा दिस ट्रॉफी बिलोंग्स टू यू आकिब भाई, और यहाँ पे फिर सबने सैल्यूट भी किया आकिब जावेद को। और ये नारे लगाते हुए आकिब जावेद के कमरे के बारे में इमरान कहते हैं कुछ सियासी रैली लग रही, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी नाइस। वैसे आप खुद बताएं, लग नहीं रहा जैसे वो मजदूर यूनियन के लोग टीचर्स इंतजारी। अच्छा जनाब, ये बहुत अच्छा एक जेस्चर है। ऑब्वियसली आकिब जावेद की जो एसोसिएशन है लाहौर कलंदर्स के साथ, वो भी बहुत लंबी और तवील है। और उसके साथ साथ जो इन्होंने इनका टैलेंट हंट प्रोग्राम था, उसके अंदर आकिब जावेद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो नए नए क्रिकेटर्स आए, जो लाहौर कलंदर एक कैंप लगाता था एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, उसमें आकिब जावेद की बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और पाकिस्तानी क्रिकेट में तो है ही है, और फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ इनका कोलैबोरेशन भी है। बिग बैश के अंदर हारिस खेला, हारिस शाहीन और फखर जमान को अपनी प्रोडक्ट कहते हैं दिलबर को भी, ये इनकी प्रोडक्ट भी है लाहौर कलंदर की। और यकीनी तौर पे ये लड़के पहले खेल रहे थे, लेकिन इन्हीं की बदौलत ये मेन स्ट्रीम के ऊपर आए और फिर इनकी बदौलत हमें वर्ल्ड क्लास बॉलर शाहीन शाह अफरीदी मिला। सो आकिब जावेद वैसे भी हमारे लेजेंड है जी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, बहुत ज्यादा खेले हैं। और आतिफ राना साहब ने एक इंटरव्यू दिया था कि मैंने इमरान खान से पूछा कि मैं लाहौर कलंदर के लिए कोच किसको लूं, तो जो पहला नाम उन्होंने लिया था वो आकिब जावेद का। तो लिहाजा आकिब जावेद साहब को ट्रिब्यूट बनता है। और हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर की। प्रोग्राम में बहुत कुछ है और ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं इंडियन, उसके हवाले से भी हमने आगे जाके बात करनी। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे एक्सप्रेसो हेडलाइंस। ऑपोजिशन का दबाव या महंगाई का तोड़, वजीर आजम ने परेशान अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता, बिजली की फी यूनिट कीमत भी 5 रुपए कम कर दी गई। ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर माह 30,000 रुपए की इंटर्नशिप मिलेगी।
तहरीक अदम एतमाद के लिए ओपोजिशन की सरगर्मियां मुलाकातों और बातों तक महदूद होकर रह गई। वजीर आजम इमरान खान भी मुकाबले के लिए मैदान में निकल आए। आज लाहौर का अहम दौरा करेंगे। सिंध हुकूमत अवामी मार्च में मसरूफ, डाकुओं ने कराची में तबाही मचा दी। में जदीद टेक्नोलॉजी का बढ़ता रुझान, कराची के नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी के कोर्सेज मुफ्त करवाने का बड़ा प्रोग्राम शुरू। और बरसगीर के माया नाज अदीब मुस्तनसर हुसैन तार साहब ने जिंदगी की तरासी बहारें देख ली। और आज हम द लिविंग लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तार साहब की सालगिरह भी सेलिब्रेट करेंगे। आज उनकी सालगिरह है, 83 बहारें देखी चाचा हैं। जी। हाँ जी, तो उनसे बात करेंगे, लेकिन स्टिल चूंकि आगाज में आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर वही है जिसका हमने तस्करा शुरू में भी किया। भाई, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए या ना आए, कामयाब हो या ना हो, लेकिन एक बात तो है कि बढ़ती महंगाई पर ओपोजिशन हुकूमत को दबाव में लाने में कामयाब हो गई है। अब हुकूमत इस बात से इनकारी हो या ना हो, लेकिन लगता ऐसे ही है। कुछ ना कुछ रिलीफ तो बहरहाल आवाम को मिला है, जो इस वक्त आलमी चैलेंजेस हैं, इनके बावजूद हम पिछले दिनों में कह रहे थे कि हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। शौकत तरीन साहब ऑन मीडिया आके कह चुके हैं, जी हम पास ऑन करेंगे जो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा आवाम पर। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अचानक एक बड़े रिलीफ का ऐलान किया आवाम के लिए। कल आपको मालूम है कौन से खिताब किया। खिताब का टाइम पहले 6 बजे दिया गया था, लेकिन बाद में वज़ीर आज़म का जो रिकॉर्डेड एक खिताब था, इसको रिकॉर्ड किया गया था पहले विद विजुअल्स, जिसे हम अपनी ज़बान में, मीडिया की ज़बान में कहते हैं, ग्राफिक्स के साथ। वो तकरीबन शाम 7:15 बजे उसे नशर किया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल की जो फ़ी लीटर कीमत है इसमें 10 रुपये, बिजली की फ़ी यूनिट 5 रुपये, इसमें कमी का ऐलान किया। और दूसरी जानिब हम अगर आइंदा बजट की बात करते हैं तो इसमें वज़ीर आज़म ने यह भी यकीन दिलाया कि ये कीमतें मुस्तहकम रहेंगी, हिलेंगी नहीं। यानी कि अगले 4 माह में पेट्रोल और बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिए गए, जबकि बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों को 30,000 इंटर्नशिप, जबकि 26 लाख नौजवानों को स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने। साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों में रिलीफ का ऐलान करते हुए साथ ये भी बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इंडस्ट्री लगाने पर 5 साल तक टैक्स की छूट दी जाएगी। नौजवानों और किसानों को 100% सूद के बगैर कर्जे और IT सेक्टर पर जो आय टैक्स है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानगी की बात यह है कि खिताब से पहले बिजली की फी यूनिट कीमत तकरीबन 6 रुपए, जबकि LPG की फी किलो कीमत में 27 रुपए से ज्यादा इजाफा किया गया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ पैकेज पर ऑपोजिशन बड़ी सामने आई। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। प्राइम मिनिस्टर को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन हो गया था, इसी वजह से उन्होंने ये रिलीफ पैकेज जारी कर दिए। ऑपोजिशन ने साथ साथ ये भी सवाल उठाया कि वजीर आजम को 3.5 साल पहले अवाम का एहसास क्यों नहीं हुआ, अब वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए हाथ पांव मारे। अच्छा, इस पे कुछ जो हुकूमती सपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया पे, कल किसी ने लिखा कि आटा गुंदियां हिल्दी क्यों है, मतलब आप कम कर दिया तो अब इस पे करें। पंजाबी की हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी मौजूद हैं, जिन्होंने कल बड़ा डिटेल्स के साथ इसका ब्रेकअप भी शेयर किया ऑन इस ट्विटर अकाउंट में देख रहा था। उनसे ज़रा पूछते हैं इस ब्रेकअप को लेकर भी और इस रिलीफ को लेकर भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई होप आज आप थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे हमारे साथ आने से पहले, क्योंकि खबर थोड़ी बेहतर है और हम ये नहीं कह रहे कि क्यों बढ़ गई हैं प्राइसेस और बढ़ती जा रही हैं। अच्छा रिलीफ पैकेज है पेट्रोल और बिजली के अलावा, जो खासतौर पर IT सेक्टर के लिए है, जिस पे हम हमेशा बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान की मार्केट में IT एक्सपोर्ट्स को लेकर। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान को इंडस्ट्रीज़ की जानिब जाना है अगर तरक्की करनी है तो उस पर भी कल हमें फोकस नज़र आया। एक तो ये कि ये इंडस्ट्रीज़ और IT की जानिब जो फोकस है ये इतना देर से क्यों आया, पहला सवाल होगा। और दूसरा ये कि क्या ये भी सस्टेनेबल होगा या इसका ताल्लुक भी इंटरनेशनल इन्फ्लेशन और दीगर चीज़ों से होगा जो हमने एक क्वेश्चन दिया है आवाम को। देखिए, इस वक्त अगर मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को थोड़ा सा नरेट करूं तो महंगाई का तोड़ वो रोजगार के मौके फराहम करने के जरिए करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जैसा कि आपके प्रोग्राम में कई दफा डिस्कशन हो चुकी कि इस वक्त जो आपकी कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो शायद फौरी तौर पर नहीं जाएगी, लेकिन अगर लोगों को रोजगार मिलता रहे तो लोग जो है वो कम से कम इसका मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे। और IT और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं यहाँ पे कि आपका पैंडेमिक में भी इन सेक्टर्स ने हमने देखा प्रोग्रेस किया। ये सेक्टर्स जो है इस वक्त 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इनकी मांग है पूरी दुनिया में, और हुकूमत चाह रही है कि इन सेक्टर्स के जरिए लोगों में रोजगार के मौके जो है वो फराहम किए जाएं। क्विक
जो है लोगों को, स्पेशली जो हमारी यूथ है जो स्टार्टअप्स अपने शुरू कर रहे हैं या जो जिनके पास एंटरप्रेन्योरियल प्लान्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो आगे बढ़े और इस इन्फ्लेशन को टेम करने में अपनी फैमिलीज की हेल्प कर सकें। ठीक हो गया। हुकूमत का पहले ही कहना है कि हम 70 रुपये अरब पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दे रहे हैं और अब फी लीटर जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 10 रुपये कमी की गई है और आइंदा 4 माह तक जब तक बजट नहीं आता ये जो कीमतें उसी तरह से मुस्तहकम रहेंगी। तो ये जो मैनेज है करना इन तमाम तर प्राइसेस को, ये गवर्नमेंट के लिए कितना चैलेंजिंग होगा और हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये कीमतें वाकई मुस्तहकम रहेंगी आइंदा आने वाले 4-5 माह में? देखिए, हुकूमत के पास आपके प्रोग्राम्स में पहले भी डिस्कशन होती रही, एक सब्सिडी का क्वेश्चन था जो कि टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना चाह रही थी हुकूमत, लेकिन बाद में जब उसकी सारी प्रैक्टिकलिटीज का जायजा लिया गया तो वो लगा कि बड़ा मुश्किल होगा, उसका मिसयूज होने का खतरा और पिलफरेज का खतरा जो है वो ज्यादा नजर आ रहा था कि मोटरसाइकिल या रिक्शा या चिंची उसके लिए पेट्रोल की कीमत अलहदा की जाए, बड़ी गाड़ी के लिए अलहदा की जाए, ट्रैक्टर के लिए अलहदा की जाए। तो वो लग रहा था कि वो शायद ज्यादा स्कैंडलाइज हो जाएगा, उससे लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो फिर उन पैसों को डाइवर्ट किया गया। 2-3 ऑप्शन जो थी वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप ने सामने रखी थी, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, रेलेवेंट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स, और ये जो कल का अनाउंसमेंट हुआ ये प्रस्तुत किया गया उसमें कि बेहतर ये है कि इस वक्त अगले 4 माह के लिए, और 4 माह का पीरियड इसलिए है कि रशिया और यूक्रेन का जो कंफ्लिक्ट है शायद वो 4 माह तक उसमें वो ऊँट किसी से बैठ जाए, पता चल जाए कि ये। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ कामरान यूसुफ भी आ चुके हैं, हमारे सीनियर पर्सन भी हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स और पाकिस्तान की मुल्की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। कामरान, आपको वेलकम करेंगे, लेकिन आपकी इजाज़त एक सवाल पहले मैं और डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने कुछ 250 बिलियन का जिक्र किया और जिस क्वेश्चन का आप जिक्र कर रहे हैं और उसका एक ब्रेकअप भी आपने हमारे साथ शेयर किया। हम अगर आपसे ये पूछें कि ये 250 बिलियन का क्वेश्चन निकला कहाँ से है मजमूई तौर पर हुकूमत के पास, क्योंकि जितना हमें पता है हम तो 1 बिलियन यूएस के लिए IMF के पास जा रहे थे, उसके अलावा हमें पिछले दिनों में 2 बिलियन हमें सऊदी अरब से लेने पड़े थे। तो ये 250 बिलियन का क्वेश्चन जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर बनता है, ये कहाँ से निकला जिसको हुकूमत, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह कल दबे लफ्ज़ों में ऐसा लगा कि हमारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये जो तरक्याती मंसूबे हैं, उनमें से एक थोड़ा सा उसको पैटर्नाइज मजीद किया गया है या उसको थोड़ा मजीद डिले करके ये पैसे आवाम की जानिब लाए गए हैं और तरक्याती मंसूबे डिले होंगे इससे? ज़रा थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म मैं चाहूँगा आप अगर बता दें। देखिए, इसकी जो जो इनिशिएटिव जिनमें ऑलरेडी टारगेटेड सब्सिडीज रखी गई थी उनकी स्पेंडिंग देखी गई कि पिछले 6 माह में कौन से ऐसे जिनकी की स्पेंडिंग जो है वो आपको मार्क नहीं है। ठीक है। उसमें एहसास प्रोग्राम के लिए भी कुछ एलोकेशन रखी गई थी, जैसा कि आपने एहसास राशन को देखा कि उसको रोल आउट होने में थोड़ा सा वो लेट हो गया, वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन जो है, तो वो जो टारगेट था स्पेंडिंग करने का वो उस तरह से पूरा नहीं हो रहा था। इसी तरह से हुकूमत को बहुत से मंसूबे थे जिसमें बजट में पैसे रखे गए थे, लेकिन मोर्टेलिटीज फाइनल होने में तो उनकी स्पेंडिंग की रफ्तार वो नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी, वहां से स्क्वीज हुए। फिर आपको याद होगा कि जब मिनी बजट पेश किया गया तो शौकत तरीन साहब ने कहा था कि उनके पास उसमें 33 बिलियन रुपए का कुशन मौजूद है टारगेटेड सब्सिडीज के लिए। तो ये जो मुख्तलिफ जो बजटेड टारगेटेड सब्सिडीज थी उनको एग्रीगेट करके तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ऐलान किया गया है। ठीक हो गया। कामरान यूसुफ भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, सबसे पहले तो अ वेरी गुड मॉर्निंग। और उसके साथ साथ जब हम बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो रिलीफ का ऐलान किया है, इससे हमारी घबराहट तो थोड़ी कम हुई है सुबह सुबह। आप ये बताएं कि ऑपोजिशन की घबराहट में इजाफा हुआ है या प्राइम मिनिस्टर ने अपनी घबराहट को थोड़ा रिलीफ लिया? देखें, सबसे पहले तो यकीनन अगर ऑन पेपर देखें तो रिलीफ तो मिला है, गिवन द फैक्ट कि ये गैर मामूली और गैर मुतवक्के फैसला था, गिवन के इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही थी। ओगरा ने रेकमेंड किया था कि 10 रुपए फी लीटर इजाफा करें, लेकिन हमें एक याद रखना चाहिए कि पेट्रोल को पाकिस्तान में 100 रुपए फी लीटर नहीं था। 15 रोज पहले ही हुकूमत ने 12 रुपए फी लीटर इजाफा किया। बिजली की कीमतों में अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट जब से आई तो 3-3.5 साल में इन्होंने कुछ 40 से 45% इजाफा किया। तो उसके अंदर अब कुछ कमी की है तो यकीनन लोगों को रिलीफ लग रहा है। अब जहां तक आपने बात की घबराहट की, अब ये फैसला इसलिए गैर मुतवक्के और गैर मामूली था। अब इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो सियासी वजह ये हो सकती है कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान, दो के वैसे तो कहते हैं कि ऑपोजिशन कोई उनके लिए मैटर नहीं करती, कि शायद जो इस दफा जो लॉन्ग मार्च की थ्रेट दी हुई है ऑपोजिशन की जमातों ने,
तहरीक अदम एतमाद की वो बात कर रहे हैं, और उनका जो अपोजिशन का जो नुक्ता है वो यही इल्ज़ाम लगाते हैं इस हुकूमत के ऊपर कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है, महंगाई को कंट्रोल करने में ये नाकाम रहे हैं। तो शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये लगा कि हुकूमत का, अपोजिशन का ये जो बयानिया है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए इस पैकेज का ऐलान करके। दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि इस किस्म के जो आप कह रहे हैं पॉपुलर डिसीजन तब लिए जाते हैं जब हुकूमत को ये लगे कि शायद उनका ज्यादा देर हुकूमत में टिकने का प्रोग्राम नहीं है, या घबराने का वक्त है, या घबराने का वक्त है, और जो भी वो फैसले लेंगे उसका जो बाद में मनफी असर पड़ेगा कि पैसे किधर से आएंगे, जो कुछ होगा वो अगली गवर्नमेंट आएगी देख लेगी। क्योंकि अच्छा, इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि अब IMF इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है, और क्या हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि अब IMF को बाय बाय कहना है। क्योंकि ये जो इक़दामात बज़ाहिर उन्होंने लिए हैं, बेशक डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि उसका उन्होंने जो फंड्स कुछ डाइवर्ट किए हैं, लेकिन बिजली की कीमतों में कमी का जो ऐलान 5 रुपए फी यूनिट, ये मेजर रिवर्सल है जो IMF के साथ आपने चले हम चूंकि डॉक्टर साहब साथ है कामरान, तो मैं चाहता हूं जरा डॉक्टर साहब से ये सवाल डॉक्टर साहब के सामने रख दीजिए। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि आखिरी हुकूमत के आखिरी सालों के अंदर हर हुकूमत IMF को बाय बाय कहती है, और ऐसा लगता है ये कह के चली जाती है कि अगली हुकूमत जाने उसका काम जाने। आपकी हुकूमत का भी कुछ ऐसा ही मैसेज सामने आ रहा है। एक तो जैसे कामरान साहब ने कहा कि क्या वाकई IMF प्रोग्राम को सिर्फ आप या हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान बाय बाय कहने जा रही है, या दूसरी जानिब जो हमने एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर हम आए हैं, जिसके तहत PDL के अंदर हमने इजाफा करना है, जिसके अंदर हमने टैक्सेशन को बेहतर करना है, यानी कि हमारे रेवेन्यूज बेहतर होने हैं और रिलीफ कम से कम होना है आवाम की जानिब। आपने मिनी बजट भी इसीलिए पेश किया, दूसरी जानिब ये उसके मुतजाद नजर आ रहा है, तो इसका जरा जवाब प्लीज दीजिए। देखिए, एक तो IMF प्रोग्राम जो है अभी सितंबर तक है, सितंबर 2022 तक तो IMF का प्रोग्राम मौजूद है। जाहिर बात है कि तब तक तो हुकूमत उसमें रहेगी। सितंबर के बाद क्या हालात होंगे वो मैं नहीं जानता कि उस वक्त ऑस्टेरिटी बरकरार रहेगी या नहीं। लेकिन कल शौकत तरीन साहब का अगर आपने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू सुना हो इस स्पीच के फौरन बाद रात को, तो उन्होंने इसमें कहा था कि वो ये पूरा पैकेज जो है IMF के साथ डिस्कस हुआ और IMF को बता के ये अनाउंसमेंट करवाई गई है, या IMF को कोई सरप्राइज नहीं दिया गया। तो जाहिर है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे तो फिर IMF को उन्होंने एतमाद में लिया होगा, और उसको एतमाद में लेने की जो वजह मुझे लगती है कि चूंकि ये ऑलरेडी बजटेड टारगेटेड सब्सिडीज थी, ये कोई एडिशनल इसके लिए फंड जो है वो हुकूमत ने नहीं मांगे। और सेकंड ये है कि इस वक्त जो आपकी FPR की प्रोग्रेस है, इवन जो पिछले महीने का जो रेवेन्यू टारगेट था उससे भी 2 बिलियन रुपीस जो है वो एक्सीड किया है, तो वो भी एक थोड़ा सा कंफर्टिंग पॉइंट है हुकूमत के पास IMF के साथ जब बात करने तो एक नेगोशिएशन चिप के तौर पे इस्तेमाल करने के। लेकिन अगर IMF को कोई इस पे एतराज होगा तो जाहिर है 1-2 दिन में वो अच्छा सामने आ जाएगा। अच्छा कामरान, प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन, वजीर आजम के लिए कल का दिन, एक जानिब उन्होंने कौम से खिताब किया, दूसरी जानिब मार्च का आगाज़ है, तीसरी जानिब जहांगीर तरीन से उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उसकी तस्दीक हो गई, और चौथी जानिब आज वो लाहौर भी आ रहे हैं वंस अगेन टू टॉक टू द चौधरी ब्रदर्स पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इस वक्त या सभाओ एक बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है हुकूमती कैंप के अंदर। आपका क्या ख्याल है इस दिन को लेकर और इन डेवलपमेंट्स को लेकर? कामरान, मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी, आवाज मुझे मेरा सवाल ये है क्या सवाल किया कि वजीर आजम ने एक जानिब अवाम को रिलीफ दिया, दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब से उनके राब्ते की तस्दीक हुई, टेलीफोनिक राब्ता हुआ, तीसरी जानिब अब वो लाहौर भी आ रहे हैं चौधरी ब्रदर्स से मिलने के लिए, चौधरी बरादरान से मिलने के लिए। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इससे तो वाज़ेह होता है कि माजी के बरक्स इस दफा चलें आप कह लें कि थोड़ा सा वज़ीर आज़म साहब घबरा जरूर रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि उनके एलाइज या जहांगीर तरीन है, शायद क्योंकि पता है कि जहांगीर तरीन के अपोजिशन के साथ भी राब्ते हैं और उनके पास भी एक नंबर मौजूद है, और इस तरह की भी इशारे मिल रहे हैं कि शायद तहरीक अदम एतमाद जब आए तो उनके कैंप में जो लोग हैं वो हो सकता है कि वज़ीर आज़म के हक में वोट ना दें। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन से भी राब्ता करना पड़ा, और अब जो चौधरी बिरादरान हैं उनसे भी वो राब्ता कर रहे हैं। और प्लस ये जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, ये तमाम इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं अब वज़ीर आज़म इमरान खान को लगता है कि जो अपोजिशन जिस तरह की थ्रेट दे रही है उसमें कहीं ना कहीं जान है। दो कि आई स्टिल
डाउट गिवन के ऑपोजिशन की जो पास्ट की परफॉर्मेंस रही है वो बेशक तहरीके अदम एतमाद हो। कामरान, ये वही वजीर आजम है जो कहते थे मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से। ये वही वजीर आजम है जहांगीर तरीन को जिन्होंने फोन किया है, या कुछ उनमें तब्दीली आ गई है? देखें, सियासत में आपको पता है कि सियासतदान जो होते हैं उनको ये आर्ट आता है कि कब आप किस वक्त यू टर्न लेना है। तो वैसे तो वज़ीर आज़म इमरान खान या बाकी कई जो सियासतदान हैं, अगर आप देखें कल जिस तरह उन्होंने वो पीका कानून का भी जिक्र किया कि ये 2016 में आए थे, हम तो चंद तरमीम की हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो 2016 में वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त जब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने बड़ा भरपूर इसकी मुखालफत, और आज क्या कर रहे हैं। तो सियासत में मेरे ख्याल में ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन फर्क ये है कि क्योंकि आप सोशल मीडिया है, हर बयान आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है और आपके माजी के भी जो बयान वो फिर आप लोग जो है वो आपके सामने ले आते हैं, तो इसलिए वो तजादात हमें नजर आते हैं। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान बेशक जो मर्जी के क्रिकेटर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अब वो एक सियासतदान भी हैं, तो वो बयानात आप उनके छोड़ें। जो रियल पॉलिटिक्स होती है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वैसे सोशल मीडिया वैसे ही बड़ी जालिम चीज है, आपकी कहीं आप खुद भूल जाते हैं लेकिन वो आपको भूलने नहीं देते। कामरान, दूसरी जानिब फॉरेन पॉलिसी की भी बात की, और जब प्राइम मिनिस्टर ने रूस का दौरा किया तो बहुत सारे सवालात उठ रहे थे उस पर कि टाइमिंग ये जो थी ये बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन जो अभी सिचुएशन है, उन्होंने कहा कि रूस से पाकिस्तान गंदम और जो गैस है वो दरामद कर रहे हैं, और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो पोजीशन है इस वक्त तमाम तर इस मामले में जो इंटरनेशनल अरीना पर हो रहा है वो न्यूट्रल पोजीशन है? देखें, इस वक्त जहां तक यूक्रेन और रूस का मामला है, उस वक्त मैं तो पाकिस्तान आप कह लेंगे कोशिश कर रहा है कि एक मतवाजन पॉलिसी अपनाए। उसमें वो रूस की मजम्मत भी नहीं कर रहा, यूक्रेन की खुल के हिमायत भी नहीं कर रहा, और यही हमारी स्ट्रेटेजी। जहां तक बात वज़ीर आज़म के रूस के दौरे की, देखें ये वज़ीर आज़म का रूस का दौरा है, ये कोई आगाज नहीं था रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का। ये रादर इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो गुज़श्ता 10, 12, 15 साल से दो मुल्कों के दरमियान चल रहा था, और उसी की कंटिन्यूएशन का वो हिस्सा था। अब क्या वज़ीर आज़म को दौरा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आई थिंक जो 10-15 सालों में पाकिस्तान और रूस ने खामोशी के साथ पहले और फिर बाद में इवन पब्लिकली अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, तो अगर वज़ीर आज़म कोई भी यहाँ पे होते, इमरान खान होते या कोई और होता, अगर वो इस मौके पर वो ना जाते तो शायद वो जो 10-15 साल की वो मेहनत थी उसका अंडरमाइन होने का खतरा था। अब एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान पॉलिसी के जो ऑप्शन उनको डाइवर्सिफाई कर, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन में ठीक है रूस के साथ ताल्लुक। ठीक है कामरान, मेरे पास टाइम कम है। मैं डॉक्टर साहब से एक मुख्तसर, डॉक्टर साहब, जब प्राइस इंटरनेशनली बढ़ती है पेट्रोल की तो पाकिस्तान में बढ़ती है, कम होती है तो कम होती है। अगर रूस यूक्रेन तनाज़ा सेटल हो जाता है तो ये भी इम्कान है कि शायद इस वक्त जो $100 क्रॉस किया है क्रूड ने वो शायद कम हो जाए। तो क्या कम होने के बावजूद भी ये प्राइस 150 पे रहेगी, या यानी कि फिक्स रहेगी बजट तक, या इसका भी इम्कान है कि 150 से भी नीचे आएगी इन केस इंटरनेशनल प्राइसेस कम होती हैं? तो आखिरी सवाल है जी, मैं नाज़रीन को बता दूं कि जब $1 प्राइस पे बढ़ती है एक बैरल की, तो पाकिस्तान में वो 100 रुपया पर लीटर जो है उसका फर्क पड़ता है। अगर वो कम होती है तो जाहिर है कि लैंडिंग कॉस्ट यहाँ पे कम होगी और ये कम होनी चाहिए। अगर ये बढ़ती है, मजीद बढ़ती है, तो प्राइम, जैसा कि मैंने वो कैलकुलेशन में अपने ट्वीट में कल कहा था कि तकरीबन 15 अरब रुपए माहाना के हिसाब से 60 अरब रुपए जो है उसका क्वेश्चन रखा गया है अगले 4 महीने में, कि कम से कम 10 रुपए महीना भी अगर बढ़ रही हो तो उसको ऑब्जॉर्व किया जा सके। और इसमें पेट्रोलियम लेवी जो है उसके लिए भी एक क्वेश्चन मौजूद है कि पेट्रोलियम लेवी को कहाँ से एडजस्ट करना है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। शुक्रिया, और कामरान यूसुफ आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ कराची स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पूरी जमात सिंध गवर्नमेंट, जो बेसिकली हम कह रहे हैं, अवामी मार्च में मसरूफ है, लेकिन कराची में डाकू राज जारी है। शहरी घरों, बाजारों और दुकानों में गैर महफूज होकर रह गए हैं। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए सख्त इक़दाम का ऐलान भी किया था। टारगेटेड ऑपरेशंस करने में हर एसएचओ को 15 दिन में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की भी हिदायत की थी, लेकिन वज़ीर आला के ये इक़दाम भी किसी काम ना आए। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा शहर में डकैती की 4 वारदातें हुई, जिसके दौरान जो लांडी है, कोरंगी है, भैंस कॉलोनी और शफीक मोड़ पर 3 अफराद
जो है वो जमा हुए, 7 अफराद जख्मी भी हुए। जनवरी और फरवरी में हर शहर में 6,500 से ज़ायद जो वारदातें वो हो चुकी हैं, जबकि हमने पिछले दिनों देखा एक सहाफ़ी अतर मतीन साहब के हवाले से भी खबर आई और एहलकारों समेत 17 को कत्ल किया गया, जबकि 100 से ज़ायद अफराद भी जख्मी हुए। डाकू ने हज़ारों शहरियों को गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फ़ोन से महरूम किया और साथ साथ ये जो वाक़यात हैं ये कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और आपने जैसा कि बताया कि गुज़िश्ता रोज़ कई वारदातें हुई, इसके अलावा हज़ारों वारदातें जनवरी और फरवरी में तकरीबन 6,500 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। और मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो एंड कंपनी, दे आर बिजी इन मार्च। हुकूमत और पॉलिटिक्स करने में मसरूफ़ है, अवाम के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाया जा रहा। हमारे साथ साजिद रऊफ़ मौजूद हैं, हमारे काफ़ी हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस वक्त हमें क्या अपडेट करेंगे। साजिद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह सुबह ऐसी खबरें डिस्कस करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन शहरियों की ज़िंदगी का मामला है, उनके इमलाक का मामला है, कराची का मामला है, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। हमें तो मालूम पड़ा है कि कराची वहीं पहुँच गया जहाँ पे आज से 6, 7, 8 साल पहले हुआ करता था, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही देखें कराची की थोड़ी सी जोराइफे सूरत हाल देखने की ज़रूरत है। तकरीबन कराची में तकरीबन 3.5 करोड़ की जो है आबादी यहाँ पर मुक़ीम है और कराची का जो पुलिस का निज़ाम है उसके तहत जो है कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट है और कराची पुलिस की जो नफरी है उसकी तादाद तकरीबन 42,000 है। ये नहीं हो सकता कि कराची की पुलिस जो है हर गली, हर मोहल्ले और हर जगह मौजूद हो, लेकिन इसकी दूसरी तरफ भी ये देख सकते हैं कि कराची के शहरियों को ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता कि हर मुसल्लह मुल्जिमान जो है हर शहरी को आए और उसके साथ लूटमार करे और वारदात करके फरार हो जाए। अगर हम आदादो शुमार का जायजा लें, गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कराची में तकरीबन 13,500 जो है वो चोरी और छीना झपटी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। अगर हम माह जनवरी की बात करें तो तकरीबन 7,000, अगर फरवरी की गुज़िश्ता माह की बात करें तो तकरीबन 6,500 शहरी जो है वो अपनी कीमती अशिया से महरूम कर दिए गए हैं। अगर सबसे बड़ी जो आदादो शुमार है इस वाक़यात में वो मोटरसाइकिल की जो चोरी है उसकी जो वारदातें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। 2 माह के दौरान जो तकरीबन 8,000 से ज़ायद जो है वो मोटरसाइकिलें इस शहर से चोरी की गई है और उनको शहर के दीगर शहरों में और मुख्तलिफ सूबों में जाके फरोख्त कर दिया जाता है। कराची पुलिस दोबारा चार्ज संभालने के बाद आपने स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर की। ऑब्वियसली बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि लॉ एंड ऑर्डर जब एक शहर में उसकी सूरत हाल बेहतर नहीं है तो शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब हमने भी पिछले दिनों देखा सहाफ़ी अतर मतीन के हवाले से भी कि उनके एक जो कातिल है उसको तो पकड़ लिया गया। लेटेस्ट अपडेट यही थी कि उसको कराची में आज सुबह के करीब आई कि दूसरे कातिल को इनकाउंटर में जाम आग या हलाक हो गया है। तो इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए बिल्कुल, एक आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों कराची पुलिस ने एक शहरी को जो है वो कोयटा से जो है उसको गिरफ्तार किया था बलूचिस्तान में। वहाँ पर पुलिस, कराची पुलिस और जो कोयटा बलूचिस्तान की पुलिस में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम पकड़ा गया था। लेकिन दूसरा मुलजिम आज सुबह ही कराची पुलिस और जो है अंदरून सिंध की पुलिस, शहदारकोट की पुलिस ने जो है वो एक छापा मारा था। वहाँ पर पुलिस और जो है मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। उसमें जो मरकजी मुलजिम था अतर मतीन कत्ल केस का, वो जो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जो मुकाबले में मारे जाने वाला मुलजिम है वो मुताबिद मरतबा जो है वो पुलिस के हाथों जो है गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ नौयत के जो है मुख्तलिफ थानों के अंदर जो मुकदमात थे। अरबला होता है ऐसा है कि कराची के अंदर मुलजिम तो पकड़े जाते हैं लेकिन प्रॉपर तफ्तीश नहीं होती है। इसी वजह से जो है मुलजिम जेल जाने के बाद दोबारा चंद महीने ही लगते हैं उसको कि वो दोबारा बाहर आ जाता है और वारदातें करने शुरू कर देते हैं, एक अपना नया गैंग बना लेता है और उस नए गैंग से जो है शहर के अंदर दोबारा से वारदातें करने शुरू कर देता है। यही प्रैक्टिस रही है अब तक। ठीक है साजिद, ये भी बताइए, जो पिछले दिनों में वजीर आला साहब ने बहुत दिनों के बाद गए थे, उन्होंने नोटिस लिया था और कहा था जी अब हर SHO 15 दिन में रिपोर्ट देगा, अगर किसी टेरिटरी में कोई वारदातें होती हैं किसी थाने में तो SHO रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद कोई हरकत हुई, कोई तब्दीली आई? और एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी था कराची का कि कराची में कैमरे लग जाएं, लाहौर इस्लामाबाद में कम से कम कैमरे तो लगे। इनके सियासी मुखालिफिन ने ये तो किया, ये तो हुआ कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ। कराची तो बिल्कुल बेयारो मददगार है और बिलावल साहब को सियासी तकरीरें बारी नहीं देती हैं, इमरान खान पे तनकीद करते थकते नहीं हैं, अपने शहर में रोजाना हजारों लोग लुट रहे हैं। तो क्या कोई अपडेट आई है इस नोटिस के बाद? वजीर आला सिंध के कोई पुलिस हिली है, उनकी बात किसी ने मानी है?
इमरान, गुज़िश्ता 12 से 15 साल से हम लोग ये सुन रहे हैं कि कराची के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो लाया जा रहा है, लेकिन अब तक वो प्रोजेक्ट सिर्फ किताबों तक, सिर्फ दस्तावेज तक महदूद है। इससे आगे उसका कुछ नहीं हुआ है। वज़ीर आला ने नोटिस ज़रूर लिया था कि जिस थाने की हदूद में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात होगी, शहरी का मर्डर होगा या जख्मी होगा, उस एसएचओ को जो है जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसको मुअत्तल करके जो है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने नहीं देखा। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर के अंदर जो है 3 बड़े वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसमें एक वाक़या जो है लांडी थाने की हदूद में रिपोर्ट हुआ, जबकि दूसरा थाना जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में जो है रिपोर्ट हुआ। ये दोनों वाकयात में एसएचओ नहीं सस्पेंड हुए। इसी तरह एक एफबी सनती एरिया थाने की हदूद में वाकया रिपोर्ट हुआ, कोई एसएचओ मुअत्तल नहीं हुआ। ठीक है, कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। जब एडिशनल आईजी कराची ने अपने ओहदे का दोबारा चार्ज संभाला तो उसके बाद कुछ अहकामात उन्होंने दिए थे कि जो एसएसयू के कमांडोज हैं वो जो शहर में तैनात किए जाएंगे ताकि जो है वो स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया जा सके। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ जिस दिन ये ऑर्डर हुआ उसके 2 घंटे तक जो है वो एसएसयूज के जो कमांडोज थे वो हमें शहर की मुख्तलिफ सड़कों पे नजर आए, सिर्फ 2 घंटे तक। उसके बाद वो गायब हो गए। आपने 12-13 साल की बात की कराची में, वही सिचुएशन हमें नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया साजिद कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल कराची की सिचुएशन, हमारा ही अपना शहर है जहाँ पे लोग अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी उनको जो कहने की हुकूमत उनका नहीं कर सकती, तो फिर आप किस बेस पे आवाम में जाते हैं और आप वोट मांगते हैं जब उनकी जान, उनका माल, उनका घर बार ही सेफ नहीं है। ये कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है कि जिन हुक्मरानों को आप चूज़ करते हैं, आप अपना वोट देते हैं, अपना कीमती वोट देते हैं, वो आपके साथ क्या सलूक करें। तो आप लोग खुद भी इस चीज़ का एनालिसिस करें और उसके साथ साथ हुकूमत से तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप इस धड़ल्ले के साथ जाते हैं अवाम में कि आपको वोट चाहिए, तो आप फिर उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। इस जदीद दौर की बात की जाए तो दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। गुज़िश्ता कुछ अशरों से टेक्नोलॉजी के शोबे में हैरान कुन इजाज़ात सामने आई हैं, मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब दौर चल रहा है। इससे भी जदीद टेक्नोलॉजी मेटावर्स पर काम शुरू हो गया है। जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया भर के ममालिक की जो सियासी है, माशी और समाजी तरक्की में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से दीगर ममालिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन मुल्कों में होता है जिसमें आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 64% लोग नौजवानों पर मुश्तमिल हैं, जिनकी उम्रें 15 से 30 साल के दरमियान है, और जो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान को तेज़ी से जो कह लें तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल एक ऐसे प्रोग्राम की जिसका आगाज़ हो चुका है, जिसके जरिए नौजवानों को बाकायदे तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी और इंटरनेशनल सर्टिफाइड करने की भी कोशिश की जाएगी। प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, जिसके तहत कराची में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसके मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। बिल्कुल जी। इन कोर्सेज में अगर दाखिले के हवाले से आपको बताएं तो इनके लिए 20 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में 20,000 से ज़ायद तलबा ने एंट्री टेस्ट दिया है, जिसके मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। एंट्री टेस्ट पास करने वालों को जदीद टेक्नोलॉजी की मुफ्त कोर्सेज कराए जाएंगे और इंतज़ामिया ये कहती है कि कोर्सेज मुकम्मल होने के बाद जो ये नौजवान हैं इनको रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। ये बड़ा दिलचस्प है कि ट्रेन भी करें और फिर उनको रोज़गार के मौके भी दें। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं जो कि OO हैं PIAIC के। इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनसे पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, किस हद तक वो इसके रिजल्ट्स देख रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट होगा तलबा के लिए इसके अंदर हिस्सा लेना। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और ये बताइए कि जो प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग है, ये प्रोग्राम है क्या, आपके ख्याल में इसका मकसद क्या है और ये मकासद हासिल कैसे होंगे? एक एनालिसिस हमारे सामने रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है और दुनिया भर में भी है, और ये जो सारे लोग हैं आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने आप को जी। तो सारी जॉब्स निकल रही हैं वो अब लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की निकल रही हैं। इसमें फ्रीलांसिंग जॉब्स भी हैं, रिमोट जॉब्स भी हैं और ऑन साइट जॉब्स भी हैं। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेटावर्स और वेब 3, ये 6 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें नई जॉब्स निकल रही हैं सारी।
तो हमें अपने लोगों को रीट्रेन करने के लिए ये डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये प्रोग्राम शुरू किया मास लेवल पे। पिछले संडे को इसका कराची क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट हुआ था। मोर देन 25,000 पीपल अटेंडेड इट, और इनमें से जो टॉप लोग हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे और उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह ये लाहौर और दूसरे शहरों में भी होगा इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से हम खवातीन के किरदार पे बार बार तो बात करते हैं कि हर शोबे में उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और इस डिजिटल दौर में उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया है। क्या इस प्रोग्राम में खवातीन के लिए कोई खुसूसी कोटा रखा गया है, या उनके हवाले से जो एज है और तालीम का क्या क्राइटेरिया होगा? उम्र तो बेसिकली मैट्रिक पास है। अच्छा। आपको अगर 10th क्लास की मैथ्स और इंग्लिश आती है तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। खवातीन के लिए स्पेशल कोटा नहीं है, मगर खवातीन अपनी सलाहियत खुद बनवा रही हैं। तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब खवातीन भी आई थी स्टेडियम में टेस्ट देने के लिए। अच्छा, वैसे तो वो अपनी सलाहियत पे कोई खसूसी कोटा नहीं है, मगर अपनी सलाहियत पे खुद सेलेक्ट वैसे डॉक्टर साहब, ये बेहतर अगर कोटा मुख्तस कर दिया जाए अभी भी, क्योंकि नया प्रोग्राम है, ये बेहतर होगा अगर कोटा दे दिया जाए ताकि खवातीन भी इक्वली सामने आए। ये अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, इस पर जरूर हो सके तो गौर व फिक्र कीजिएगा। अच्छा, दूसरी जानिब तलबा को जो 1 साल की तरबियत आपने कहा कि दी जाएगी, इस ट्रेनिंग के लिए फंडिंग के हवाले से हमेशा सवाल होता है, फंड्स कहाँ से आएंगे, और जो इसके लिए स्पॉन्सर्स हैं या जो फंड करने वाले हैं उनको इसका क्या फायदा है, इसके लिए क्या मॉडल तरतीब दिया गया है? असल में 2 किस्म की फंडिंग है। एक तो स्टूडेंट बहुत ही मिनिमम 1,000 रुपए पर महीना अच्छा। जो ऑन साइट क्लासेस लेंगे, और जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे वो 500 रुपीज पर मंथ देंगे। बाकी जो पैसे हैं मौलाना बशीर फारूकी और सैलानी के डोनेशन होगी। अच्छा। और बहुत सारे, मिसाल के तौर पे पाकुला ग्रुप है और दूसरे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट, ये फंडिंग कर रहे हैं ताकि जो हमारी नई जनरेशन है वो अच्छा सर, दूसरी जानिब इस प्रोग्राम का नाम जो है वो सदर मुमलिकत के नाम से है, तो इसमें हुकूमत का क्या रोल है और किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है? देखें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वफाक की अलामत है, और एज सच उनके पास क्या कहते हैं बजट नहीं होता, मगर डॉक्टर आरिफ अलवी ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट को और प्राइवेट सेक्टर को मिला के, ये बेसिकली प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट क्या कहते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी की है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसकी फंडिंग कर रहा है और इसको मैनेज कर रहा है। जैसे मैंने बताया बशीर फारूकी साहब और सैलानी इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। मेरा काम सारी टेक्निकल डिटेल्स देखना है, और टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई जाएगी, टीचर को जो ट्रेन किया जाएगा, बच्चों के जो इम्तिहान बनेंगे, वो सारा मेरी जिम्मेदारी है। इनिशिएटिव तो अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम अगर नौजवानों को ट्रेन कर दें और फिर वो मार्केट में जाएं तो दे कैन रियली मेक देयर करियर। बहुत अच्छा है ये। अच्छा, जो ड्यूरेशन है इसकी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आई थिंक इट्स 1 ईयर, आई थिंक करेक्ट कीजिएगा। और इस कोर्स के बाद ही क्या हम ये समझें कि इस 1 साल के कोर्स के बाद इसका सिलेबस ऐसा होगा, इसका कंटेंट ऐसा होगा कि 1 साल के बाद ही तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जॉब मार्केट के अंदर अपनी जगह बना सकें, कुछ कमाना शुरू कर दें? असल में ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि 6 महीने 7 महीने के बाद ही वो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट कमाने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा। तो फिर उनका पूरा कंप्लीट करने का दिल नहीं चाहता। ओके। तो असली जो मसला है वो ये है कि बच्चों को ये कहना समझाना, बच्चे से मतलब इसमें हर उम्र के लोग हैं। जब मैं बच्चा कहता हूँ तो 60 साल वाला, मैं खुद 60 साल का हूँ, तो 60 साल वाले कोई बच्चा है, तो वो उनको ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि अपना पूरा कोर्स प्रोग्राम खत्म करके फिर जॉब करें। पार्ट टाइम आप शुरू में जॉब करें ड्यूरिंग द कोर्स, ताकि आपको पढ़ाई का पूरा टाइम। अच्छा प्रोफेसर, एंड में मेटावर्स का बड़ा जिक्र हो रहा है, दुनिया भर की बड़ी कंपनीज इसके हवाले से काम भी कर रही हैं, इसे नया दौर कहा जा रहा है ऑनलाइन का, तो ये बेसिकली है क्या? इसे कैसे आप जो कहने एक लाइफ चेंजिंग चीज हो सकती है ये मेटावर्स? जी डॉक्टर साहब, देखिए, अभी तक हम जब इंटरनेट अपना कंप्यूटर खोलती हैं या मोबाइल खोलती हैं तो आपके पास 2 डायमेंशनल एक चीज़ आती है सामने, पेज होता है, उसको आप पढ़ के या उस पर तस्वीर देख के उससे इंटरेक्ट करती हैं। जो आंधा आने वाला ज़माना है उसमें ये सब 3D में होगा। जैसे आप इस तरह समझें, इसके इस वक्त क्लोजेस्ट जो चीज़ है ना वो गेम्स है, कंप्यूटर गेम्स। आप इमर्स हुए होंगे उसके अंदर, आपके पास ग्लासेस लगे हुए होंगे ऑगमेंटेड रियलिटी के और वर्चुअल रियलिटी के, स्क्रीन पे भी हो सकता है, मोबाइल पे भी हो सकता है। तो ये 3D स्पेस होगी जिसके अंदर आप डूब जाएंगे और इसके अंदर आप इंटरेक्शन करेंगे। तो आप अभी हम जिस चैनल पे बैठे हैं ये चैनल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 2D वीडियो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं।
मगर आइंदा ये सब कुछ 3D में होगा, कैमरे भी 3D में होंगे, 3D स्कैनर्स होंगे, 3D प्रिंटर्स होंगे, 3D मेटावर्स होगी जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। फेसबुक ने तो अपना नाम ही चेंज कर दिया और मेटा कर दिया। तो सारा आइडिया ये है कि इस 3D दुनिया में आप इमर्स होकर दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे काम के सिलसिले में भी। ठीक है जवाला साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। अच्छा प्रोग्राम है जी, इसमें आप हिस्सा लीजिए और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जो भी हिस्सा ले वो इसको मुकम्मल करके जॉब की तरफ जाए, पहले मत जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जनाब वापस आ चुके हैं एक्सप्रेसो। हम द लिविंग लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तार साहब को याद करेंगे। हमारे शो एक्सप्रेसो का वो एक कहने लाजमी हिस्सा है और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम पिछले 1-1.5 साल से जब भी हम बात करते हैं तार साहब के हवाले से तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि वो हमारी टीम का, हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा है। आज वो अपनी 83rd सालगिरह मना रहे हैं और जिनके हवाले से आज हम बात वैसे खुश नहीं होंगे आज तार साहब, आपने उनकी उम्र बता दी। डजंट लुक लाइक 83 माशाल्लाह, स्टिल यंग। सॉरी तार साहब। ही सच, क्योंकि एक शख्स जो जवान होता है वो दिल से जवान होता है। उम्र और बालों का रंग तब्दील होना मुझे लगता है कि इंसान को बूढ़ा नहीं करता, अगरचे कि वो खुद बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में ये बात कहते हैं कि अब मेरी उम्र ऐसी हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आपसे कहना चाहते हैं जिस तरह आपका दिल जवान है, आपके लफ्ज़, आपके अल्फाज जवान हैं, आपके जज्बे जवान हैं, अल्लाह आपको ऐसी सेहत के लिहाज से भी सलामत रखे। तो थोड़ा सा हम अगर उनकी शख्सियत का जिक्र करें और एक्सप्रेसो के हवाले से जिक्र करें तो आप हर पीर के रोज़ एक्सप्रेसो में सुबह 10 बजे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में देखते हैं, जिसमें उनके सफ़रनामों के हवाले से, उनकी किताबें, उनकी अदबी तसानीफ, इस पर हम बात करते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को हम रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं। रोज़ाना से मुराद हमारे तकरीबन हर शो में किसी न किसी हवाले से उनका तस्करा हो ही जाता है कि उनको इंटीग्रेट ज़रूर किया जाए ताकि उन्होंने जो ज़िंदगी से सीखा है वो आप तक पहुँचे। तारड़ साहब ने जिस शोबे में भी कदम रखा जी, इसी में नाम कमाया, वो नावल निगारी हो, वो सफ़रनामे लिखने हो, वो कॉलम नवीसी हो, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स हो और बाबाए मॉर्निंग शो इनको कहा जाता है। सो वी फील लकी कि हम वो लेगेसी लेके चल रहे हैं जो उन्होंने शुरू की। चाहे वो अदाकारी हो, ड्रामा लिखना हो, हर शोबे में तारड़ साहब ने इन जो कह लें अनमिट नकूश छोड़े हैं। और किस चीज़ की बात करें, हम ऑब्वियसली अल्फाज कम पड़ जाते हैं, उनका जो एक स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। और जब उनकी नावल निगारी की बात करते हैं, उनकी शोहरत का जो कहा जाए कि उनका मजबूत जो हवाला है वो नावल निगारी है, उनके सफ़रनामे जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं। और वकार भाई को भी हम ये क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने एक्सप्रेसो में जो तारड़ साहब का जो एक कह लें एक रोल है उसको मज़ीद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया। और हमारे लिए ये बड़ी एक अच्छी और फ़ख्र की बात होती है कि जब भी हम देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर तारड़ साहब को और वो किसी और टीवी स्क्रीन पर नज़र नहीं आते और वो यही कहते हैं कि ये वकार अहमद मलिक का ही कारनामा है कि मुझे टीवी पे बिठा लिया उन्होंने बहुत अरसे के बाद। और हमें ये एजाज़ हासिल है कि तारड़ साहब ने हमें अपने बच्चे करार देते हुए इस शो की तारीफ भी की थी फ्रॉम द सेम सेट। सो तारड़ साहब, इफ़ यू आर वाचिंग, हमारी तमाम दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, अल्लाह करे आप ऐसे ही बातें करते रहें, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के किस्से और तजर्बात जो किताबों में थोड़े से हैं और वैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप हमें बताते रहें। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड बाय द वे वी बोथ बिलोंग टू द पाइसेस क्लब। ओह वाओ, चले जनाब, तारड़ साहब की बर्थडे हमने आपके साथ शेयर की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वैसे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जा रहा है, आपके इल्म में नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे और इसकी अहमियत क्या है हमारी सोसाइटी में। एक बड़ा स्पेशल सेशन आपके लिए हमने रखा है, उसके साथ हेल्थ और फिटनेस के हवाले से भी आपकी तवज्जो दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले भी हैव समथिंग मोर। हमारे पास हमारा सेगमेंट है मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फेस पंजाब यूनिवर्सिटी गई हैं, जहाँ के स्टूडेंट्स ने एक बड़ा एक अनोखा कारनामा सरअंजाम दिया। वो ये कि जो सनती और सीवरेज का पानी होता है उसको रिसाइकिल कैसे करना है, उसके हवाले से उन्होंने कोई प्लांट या दीगर जो उनका प्रोजेक्ट है वो बता रही हैं आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ उफेरा फैज। नाज़रीन, साफ पानी हमारी सेहत के लिए बहुत अहम है, जबकि गंदा पानी हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 20% आवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर आता है, और वो भी फिल्ट्रेशन के कई मराहिल से होने के बाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन में, जहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने सनती और सीवरेज के गंदे पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने का एक नया तरीका मुतारिफ करवाया है। तो आइए इस तरीके के बारे में जानते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी आप। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर साहब। सर मुझे ये बताइएगा, पूरी दुनिया में पानी के बहरान का एक मसला है, तो इस हवाले से इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे और क्या ये प्रोजेक्ट इस हवाले से कोई मुफीद साबित हो रहा है? जी, इस प्रोजेक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो वेस्ट वाटर है इंडस्ट्री का, एक टैनरीज का हो सकता है, टेक्सटाइल का वेस्ट है और ये मिक्स्ड एफ्लुएंट्स भी हैं। ठीक है। इस वेस्ट वाटर के थ्रू हम एक तो इसको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। और ट्रीटमेंट करने के बाद इसका जो रिजल्ट है, जो फाइनली तौर पर जो हमने ट्रीट करने के बाद वाटर में मिला, उसको आप देखें तो हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन है एक साइड पे, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये मुफीद किस्म का ये प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पानी भी है, सीवरेज का पानी भी है, तो क्या इन डिफरेंट जगहों के पानी में ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, मिकदार ज्यादा ये होती है? हर एक एफ्लुएंट का जो करैक्टराइजेशन है, जो एनालिसिस है, वो डिफरेंट है। अच्छा। और इनकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। हमने तीनों तरीकों से इसको जो है ना ट्रीट करने की कोशिश की है। सही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेस्ट भी है, ठीक है, टैनरीज का वेस्ट अलहदा है, ठीक है, फिर आप सीवरेज वेस्ट अलहदा है, फिर हमने इनको मिक्स करके भी देखा है, तो इनका जो एनालिसिस है वो क्या है, इसमें सॉलिड्स कितने हैं, इनमें केमिकल्स कितने हैं, इसमें ऑक्सीजन कितनी है। इसके अंदर भी हमने कुछ ऐसे प्लांट्स रखे हैं, अच्छा, जिसके थ्रू ये ट्रीटमेंट जो है ना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू है। ठीक हो गया। और ये जो वाटर ट्रीटेड वाटर है, आप देखते हैं कि फिर वो फाइनली तौर पर वो एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहा है। ठीक है। तो एक साइड पे हम वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को, एट द सेम टाइम उस वाटर को कंजर्व करते हुए आप देख रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर साइड पे उसको यूज कर रहे हैं। ये दोनों पर्पस सर्व कर रहे हैं। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि हम इसको ट्रीट करते हैं और उसके बाद इसको एग्रीकल्चर साइड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो अभी तक इस पानी से कौन कौन सी सब्जियां आप लोगों ने उगाई? आप देखें कि हर किस्म की वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस हमने यहाँ पे उगाए। तो सर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर कितनी लागत आई है? मेरे ख्याल में ये फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी भी करती है। अच्छा। जितना भी इनको पैसे दरकार होते हैं ना, पंजाब यूनिवर्सिटी वो पैसे देती है। अब देखें ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम आ गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है। अच्छा सर, ये जो प्लांट्स इस्तेमाल किए गए हैं, हाँ, इनके बारे में बताएं, ये कौन से प्लांट्स हैं? अगेन ये जो एग्रीकल्चर साइड है, वेस्ट है, या जो प्लांट्स हम यूज करते हैं, इनको भी हम वेरी करते हैं। अच्छा। इनका अपना इम्पैक्ट है। 400 टाइम्स वो वेस्टेड वाटर है, लेकिन जिस वक्त ये ट्रीट होके ये हम फील्ड में डालते हैं, तो उस वक्त ये एग्जैक्टली नेशनल स्टैंडर्ड से भी बिलो होते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पानी के बहरान का बहुत मसला है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मजीद इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए? मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी हर इंडस्ट्री अपने तौर पर एफर्ट करती है। ठीक है। ये एक ऐसा चीज नहीं है कि जो किसी और के पास ना हो, हर एक के पास है, लेकिन उसको जो देखें डाटा अवेलेबल होता है, लेकिन उसको एनालाइज करना, उसको पढ़ना, उससे एक्सट्रैक्ट करना कोई चीज, ये एक इंडिविजुअल की एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, पाकिस्तान में सिर्फ 5% सनतें हैं जहां पर इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के लिए इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि आसपास के जो आबादी वाले इलाके हैं वो मुतासर ना हो सके? मैं आपको बताऊं, हमारी इंडस्ट्री जो है, जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, जिस वक्त वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका जो कस्टमर है वो सबसे पहले आके देखता है कि आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली किस हद तक है, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कितने हद तक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी चीजें आपका कस्टमर आके आपको एवेलुएट करता है। ठीक है। तो उसके बाद आपको ऑर्डर करता है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, वो कहते हैं नहीं यार ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री दे हैव दिस सिस्टम। सर, लाहौर का जो दरिया है, दरियाए रावी, क्या आपको लगता है कि अगर उसके पानी को साफ किया जाए तो लाहौर के लोगों को फायदा पहुंचेगा? रिवर रावी में कौन सा वेस्ट जा रहा है? हम ये समझते हैं कि दो किस्म के वेस्ट जो है ना वहाँ पे जा रहे हैं। एक सीवरेज का वेस्ट है और एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो काला शकाकू के करीब आपको जो है ना इंडस्ट्री का जो डेक नाला है, वहाँ पे आपको नजर आता है कि सारा डिस्चार्ज जो है ना इसके पास है। हर इंडस्ट्री अपने तौर पर उसको ट्रीट करती है। दो साइड्स पे एक सीवरेज का वेस्ट आया और एक आपके पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है।
अब दोनों को एनालाइज करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद फिर हम फैसला करते हैं यस दिस इज डूएबल। जिस वक्त इस डेक नालेज का डिस्चार्ज जो है रिवर रावी में आता है उस वक्त ये ट्रीटेड होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है। इसमें जो रोल बनता है 3 लोगों का रोल बनता है। सर वो 3 लोग कौन कौन है? एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, वो उसको ट्रीट कर है वो रिवर रावी में डिस्चार्ज करे। ठीक है, एंड सेकेंडली वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री जिसमें से केमिकल ये एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, पहले वो अपने लेवल पे इसको ट्रीट करे, फिर अगेन गवर्नमेंट आ जाती है उसको फिर वो ट्रीट करे। तो इस तरीके से आप उस वाटर को जिस वक्त डिस्चार्ज करें इनटू द रिवर रावी तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट में होना चाहिए। ठीक है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में और इस तरह के कितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिससे सोसाइटी पर एक मुस्बत असर जो है वो नुमाया होगा? देखिए इस वक्त इस साल हमने 422 के 23 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया। 422? यस, और इसमें अबाउट 370 मिलियन। नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त दिखाएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। अवाम को फिर एक दफ़ा अपनी राय के इज़हार का मौका मिलेगा। जनाब देखिए गेम तो बहुत पहले निकल चुकी थी, बैसाखियाँ थी, बैसाखियाँ भी अब अवाम को बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो अवाम तकलीफ में है। तो जो आदमी घर जा रहा हो जिसने 4 साल हुकूमत में इस मुल्क को सवाए मुश्किलात के कुछ ना दिया हो, अवाम को सवाए तकलीफ के कुछ ना दिया हो, जब अवाम में जाएगा तो उसको पता चलेगा। और इसीलिए मुरझाए हुए आज सारे वज़रा भी आपको मुरझाए हुए नजर आते हैं। अदम एतमाद की तहरीकों की तशहीर नहीं होती, जिस दिन जमा होगी तो आपको इल्म हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आपको बराह रास्त दिखाया। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं मेरा पाकिस्तान और उफैरा की जानिब। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अपनी फंडिंग है। अच्छा। और कुछ फंडिंग ऐसी है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन देता है। ठीक है। तो और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के थ्रू भी हमें कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं। अच्छा। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी इस वक्त जितने प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रही है, हमारा पहला जो पॉइंट आता है कि इसमें सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने पंजाब यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किए हैं, ये नेशनल इश्यूज जो लोकल इश्यूज हैं उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन करने वाली हैं प्रोफेसर डॉक्टर फिरदौसे बरी, जो हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में मजीद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल होने में कितना टाइम लगा और ये किस टेक्नोलॉजी की बेस पे बना है? जी ऐसे था कि ये 2014 में जो उस वक्त के वाइस चांसलर थे उनसे हमें इनिशियली 1 मिलियन मिला था इंस्टॉलेशन के लिए। एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ये टेक्नोलॉजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ बिजली की भी कमी है, बिल्कुल गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स को रन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये सोलर एनर्जी ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। यानी पौधे वो काम करते हैं जो हमने एक्चुअली मशीनों से लेना होता है। इसमें हम ये करते हैं कि कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड का कॉन्सेप्ट ये है कि मेन काम तो इसमें पौधे कर रहे होते हैं। वो पोल्यूटेंट्स की अपटेक करके उसे फिजा में छोड़ रहे होते हैं। एक चीज ये है, फाइटोवोलेटिलाइजेशन इसे कहते हैं। ठीक है। हैवी मेटल्स और कुछ दूसरे ऐसे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स वो अपटेक करके अपनी बॉडी के अंदर ही रख रहे होते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से बाद में जाहिर है कि हमें फिर इन पौधों को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ भी करना होता है। ठीक है। अच्छा मैम, इस प्रोजेक्ट के अंदर हाइड्रोफाइट प्लांट्स और इसके अलावा बजरी का भी इस्तेमाल किया गया, तो मुझे ये बताएं कि इनका क्या काम होता है इस प्रोजेक्ट में? दरअसल ये एक पूरा बायोलॉजिकल एंड फिजिको केमिकल सेटअप है। अच्छा। यानी ये जो बजरी है ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड करती है माइक्रोब्स को, जो बैक्टीरिया जो बायोडिग्रेडेशन का काम करते हैं। अच्छा। यानी वो बैक्टीरिया जो रिसाइकल करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को।
तो उनको रहने के लिए उस सबस्ट्रेटम के ऊपर जगह मिलती है और एक स्लाइमी सी चीज़ उस सबस्ट्रेटम पे बन जाती है जिसे हम बायोफिल्म कहते हैं। तो बेसिकली वो बायोफिल्म उस पानी को ट्रीट कर रही होती है, क्योंकि जब पानी कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में से गुजरता है तो उसके गुजरने के दौरान ही बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर देते हैं पोल्यूटेंट्स को। ठीक है, तो जिसकी वजह से कमी हो जाती है। ठीक है, तो मैम मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इससे कितने लीटर पानी जो है वो साफ हो जाता है एक वक्त में? जी, ये हमारे जो इस वक्त सेल्स हैं इनकी कैपेसिटी तकरीबन 300 लीटर है। और इस पे कितनी लागत आई थी? इस पे तकरीबन 1.5 मिलियन। अच्छा, 1.5 मिलियन आई थी। हाँ जी। ठीक है, तो कितने अरसे में ये जो पानी है उसको साफ कर देता है? हार्डली टेक्स अबाउट 48 आवर्स। 48 आवर्स? जी, उसी में पानी साफ हो जाता है। ठीक है, ये जो पानी आप लोग फिल्टर कर लेते हैं तो उसको कैसे यकीनी बनाते हैं कि अब इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल मौजूद नहीं है? जी, जाहिर है उसके लिए हमें बहुत तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है। पानी की BOD हम चेक करते हैं। अच्छा। उसमें देखते हैं सस्पेंडेड कंटेंट कितना रह गया। मैम, ये जो गंदा पानी है जब ये नहरों में, दरियाओं और समंदरों में डाला जाता है तो उससे आबी हयात को कितना नुकसान पहुंचता है? ये तो डिपेंड करेगा ना कि पानी में पोल्यूशन का लेवल क्या है। अच्छा। लेकिन जाहिर है कि अगर वो इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी है तो वो तो बहुत यानी हार्मफुल है, खतरनाक के लिए। पानी जी, है। बहुत खतरनाक पानी। ठीक है, तो मैम हमारे गांवों में आज भी एक कॉन्सेप्ट है कि फसलों में गंदा पानी डाला जाता है और उनको लगता है कि इससे फसल जो है वो अच्छी होगी। फसल तो अच्छी हो जाती है लेकिन सेहत पे क्या खतरात होते हैं? देखिए, फसल इस वजह से अच्छी होती है, पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि उसमें पोल्यूटेंट्स के साथ साथ नॉर्मल पानी से जरा ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अच्छा। इस वजह से वो फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन देखने की बात ये है कि न्यूट्रिएंट्स जाएं उस पानी में लेकिन हैजर्डस केमिकल्स ना जाएं। मैम, मुझे आखिर में ये बताएगा, ये जो पानी आप लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के थ्रू फिल्टर किया है, क्या ये पीने के काबिल भी है? नहीं, पीने के काबिल अच्छा, नहीं। पीने के काबिल नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें हो सकता है कि अभी भी किसी न किसी तरह के पैथोजेंस वगैरह रह गए हों, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है? जी जी, आप इस पानी को अगर टर्शरी ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा। और उसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें पौधे ही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ठीक है। जी जी, तो पौधे या माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, तो हम उस लेवल तक भी ये चीजें लेके जा सकते हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए इन एनी केस सस्ती टेक्नोलॉजी देखनी होगी जिसमें बिजली का इस्तेमाल ना हो रहा हो, पौधों का इस्तेमाल हो रहा हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आने वाले वक्त में साफ पानी रखने वाली कौमें ही खुशहाल होंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में आलूदा पानी को साफ करने की ये टेक्नोलॉजी काबिले तारीफ है, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए काफी मुफीद साबित हो सकती है। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से, लेकिन आज PSL की नहीं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की बात होगी। बिल्कुल, और चलें वो एक बड़ी खास बर्थडे विश भी है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम दोहराए ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, हमें मालूम है, पाकिस्तान के दौरे पर है। 3 टेस्ट खेलेगी, 3 वनडेज खेलेगी, 1 T20 खेलेगी और 4 मार्च से इसी महीने की बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा उनके दौरे का। जो कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की जानिब से बड़ी हौसला अफजा हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ भारतीय रेशा दवानियाँ भी सामने आ रही हैं, कुछ साजिशें भी सामने आ रही हैं। और इंडिया अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है कि उसने जो 14-15 साल पिछले पाकिस्तान को क्रिकेट के हवाले से तंग किया है या महरूम रखा है पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से, अब भी कुछ ऐसा करे कि ये दौरा ना हो पाए जैसा कि न्यूजीलैंड के टाइम पे उन्होंने किया था। बट वी बिलीव कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखेगी और वो पाकिस्तान के दौरे को उसी तरीके से होने देगी जैसे ये हो रहा है। हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद है जी, सीनियर क्रिकेटिंग है। उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या ये जो परेशानियाँ या चैलेंज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसको सीरियसली लेना चाहिए हमें? मिर्ज़ा, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। ये मौजू ऐसा है कि हमें तो फिलवक्त सिर्फ क्रिकेट पे बात करनी चाहिए थी, स्केड्यूल्स पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया है कि वो कोई मौका जाने नहीं देता है और अभी भी उसकी कोशिशें हमारे सामने हैं, चाहे वो थ्रेट करना हो प्लेयर्स को, टीम्स को, या कुछ और हरकतें हों। आप इस पे क्या कहेंगे जी? हमारा क्या लाएमल होना चाहिए? शुड वी जस्ट स्टे फोकस ऑन टूर्नामेंट या फिर इससे हट के हमें कुछ और भी करना होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर इमरान, आपको भी और अरमला को भी। अरमला आज मौजूद है, लगता है मुझे आवाज नहीं आई, लेकिन जी। मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी हरकतें हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, क्रिकेट की तरक्की लोगों को एक आंख नहीं खा रही, खासतौर पर पड़ोसी मुल्क को। और लग यही रहा है कि
किसी न किसी तरीके से सैबोताज किया जाए। पहले न्यूजीलैंड के टूर पे ऐसा हुआ, बहरहाल वो न्यूजीलैंड की टीम डर के चली गई। अब एस्टन अगर जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी वाइफ के इंस्टाग्राम पे मैसेज आए और उसके बाद वो जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तहकीकात कर रहे हैं, इन्होंने उसको इस तरह से नहीं लिया है कि जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहे कि इसको जवाब बनाकर वो अपना दौरा अधूरा छोड़कर वापस चले जाए। वो जो है इस पर तहकीकात कर रहे हैं और शेड्यूल के मुताबिक पहला टेस्ट मैच जो 4 मार्च से रावलपिंडी होगा वो होगा। इस तरह की हरकतें पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल गया है कि गुजरात का कौन सा आदमी है जिसने भेजा है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई है। तो आई थिंक टूर विल गो ऑन। उस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पे कि इस टाइप की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ धमकियां के अलावा और कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इसका सख्त वो नहीं होगा रद्द अमल और ऑस्ट्रेलियन टीम अपना दौरा जारी रखेगी। ठीक हो गया, ऑस्ट्रेलियन टीम अपना दौरा जारी रखेगी। मिर्जा साहब, दूसरी जानिब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो तैयारी है उसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे और मुंतखब जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से भी। टीम का जो एक जो कह लें स्क्वाड जो सेटल हो गया है उसमें अब जो प्रैक्टिस मैचेस हैं और दीगर जो मामलात हैं उसमें टीम की क्या प्रोग्रेस है, इस पे कोई अपडेट्स हो आपके पास? देखिए अरमला, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए टेस्ट मैचेस में हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है और इससे पहले हमारे मुल्क में जो बांग्लादेश की टीम आई या श्रीलंका या साउथ अफ्रीका, वो निस्बतन कमजोर टीमें थी और हमने उनको हरा दिया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान आई है जो पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देगी। हमारे 2 प्लेयर्स जो है वो अनफिट हो गए, हसन अली, फहीम अशरफ, उनकी जगह अब आप बताएं वसीम जूनियर T20 एक्सपर्ट है, उनको पाकिस्तान की टेस्ट टीम में डाल दिया है। इफ्तिखार अहमद T20 एक्सपर्ट है, उनको पाकिस्तान की टेस्ट टीम में डाल दिया है। तो समझ में नहीं आता कि तरीक़ाकार क्या है। और फिर उसके बाद जिस तरह से आपके यासिर शाह जो है वो फुल्ली फिट नहीं है, अब नवाज भी अनफिट हो गए, तो अब आप स्पिनर्स में किसको ट्राई करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि साजिद खान और नुमान अली तो है ही, लेकिन जाहिद महमूद को इमरान इन्हें चांस देना चाहिए। अच्छा। अभी कोयटा ग्लैडिएटर से भी मैच खेला, इस्लामाबाद यूनाइटेड से परफॉर्मेंस अच्छी थी और वो सीजन कैंपेनर है। तो स्पिनर्स इंपॉर्टेंट कितने हैं पिंडी के अंदर? पिंडी में काफी अरसे के बाद मैच हो रहा है, मुझे तो याद नहीं है लास्ट मैच कब हुआ था। आपकी मेमोरी अच्छी है, थोड़ा याद भी हमें करा दें अगर आपके माइंड में हो। और क्या स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा पिंडी स्टेडियम में? जी, लास्ट मैच जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान का हुआ था जिसमें नसीम शाह ने हैट्रिक की थी, आपको याद आए? ओके स्टेडियम में। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो है उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, तो जो जराए ये बताते हैं कि शायद इस सीरीज के लिए पाकिस्तान स्पिनिंग ट्रैक जो है वो तैयार कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी एक स्टेटमेंट आया कि आने से पहले हमने स्पिनर्स के खिलाफ बड़ी तैयारी की। तो लग यही रहा है, क्योंकि आप देखें ना, मिचेल स्टार्क, फिर उसके बाद उनके कप्तान पैट कमिंस, फिर जॉश हेजलवुड, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। उनका मिचेल मार्श भी बॉलिंग कर लेता है, उनकी बॉलिंग बहुत फास्ट बॉलिंग तगड़ी है। तो और उनको अगर हम देर कर सकते हैं, माजी में भी यही हुआ कि हमने कोशिश की थी स्पिन ट्रैक बनाए लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। 1998 में अब से 24 बरस कबल जब इन्होंने आखिरी दौरा किया था तो पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज 1-0 हारा था, वनडे सीरीज 3-0 हारा था। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान के लिए मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि एक तो ये कि हमारे मुल्क में सियासी तौर पे मिर्जा साहब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी जब ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पे है तो एक अदद लॉन्ग मार्च अपने रस्ते में इस्लामाबाद आ रहा है, एक कराची जा रहा है, और हम तो आदी हैं, हमें तो पता है, लेकिन पैट कमिंस को तो ये नहीं पता कि ये होता रहता है इस मुल्क के अंदर। तो आपके ख्याल में ऐसे क्या इनिशिएटिव्स क्रिकेट बोर्ड को लेने चाहिए टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के उन तक कम से कम ये जो हमारी सूरत हाल है मुल्क की, जो कि कुछ हद तक एक रूटीन का हिस्सा है, इसमें कोई खास ये नहीं कहा जा सकता कि खराब सूरत हाल है, सियासी मामलात चलते रहते हैं, लेकिन इनका असर ना पड़े इस दौरे के ऊपर भी, उनके मूड के ऊपर भी, और एक अच्छा स्मूथ टूर्नामेंट हो। कोई ऐसे इक़दाम आते हैं आपके जहन में बतौर एक्सपर्ट? देखिए, इन्होंने एक तो उनको जो सिक्योरिटी दी है, हेड ऑफ स्टेट के बराबर सिक्योरिटी दी है, और जिस 5 स्टार होटल में इस्लामाबाद के ठहरे हैं वहाँ पर इनको एक छोटा सा जिम टाइप का भी इनके लिए अरेंजमेंट किया गया है, जो इधर उधर मूव ना करना पड़े, इन्हें अपने जिम उसी में ट्रेनिंग करें। फिर वहाँ पर इनको बिल्कुल ऐसा माहौल फराहम किया गया है कि ये बिल्कुल अपने आप को लोगों से बिल्कुल अलग महसूस ना करें। ठीक है। तो मेंटली उनको हेल्दी रखने के लिए दूसरे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। आपको पता है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जिस जगह पर वाक़ है उस जो है आर्मी की तरसीबात है, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है। मेरे ख्याल में
यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने प्रेफर किया, वरना पहले आप देखिए लाहौर में अरमला के शहर में से 3 वनडे और 1 T20, लेकिन उन्होंने सिर्फ लाहौर में 1 टेस्ट मैच खेलने को प्रेफर किया और उन्होंने कहा कि हमारे वनडे और T20 भी रावलपिंडी में कराया जाए। तो इसका मतलब है कि उनके जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे वो सिक्योरिटी से बिल्कुल मुतमईन थे, जिसकी वजह से उन्होंने रावलपिंडी का इंतखाब। चले लगे तो पिंडी की किस्मत भी जाग गई। शुक्र है वो स्टेडियम मैच खेले जाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ गई है, बहुत सालों के बाद आई है, उनको भरपूर वेलकम करना है, अपने मैचेस खेलेगी और अभी जो स्केड्यूल है वो हमने आपके साथ शेयर किया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बर्थडे, क्रिकेट की बात हो रही है और क्रिकेट की दुनिया में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले शाहिद खान आफरीदी आज अपनी 45th सालगिरह मना रहे हैं। अगर आपको बताएं तो 1 मार्च 1977 को वो खैबर एजेंसी में पैदा हुए और 1996 में उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और शाहिद खान आफरीदी के हवाले से बताएं तो उन्होंने 27 टेस्ट मैचेस खेलकर 5 सेंचुरीज और 8 मिस सेंचुरीज मुकम्मल की हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो गए जनाब और कुछ बात करेंगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के हवाले से। तो हर साल 1 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी सतह पर इम्तियाजी सलूक के खात्मे का दिन मनाया जाता है, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इस दिन को मनाने का पर्पस भी ये है कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि हर शख्स इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक रखता है और वो हक लेकर पैदा हुआ है। ताहम आलमी सतह पर इसको एक्सेप्ट किया जाना अभी तक स्टिल एक चैलेंज है और एक सवाल या निशान है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हम कॉल ऑफ इल्म में तजाद और मुनाफकत की बात करते हैं, तो वो अगर ख़त्म होगी तभी तो कमज़ोर और ताकतवर में जो एक डिफरेंस है वो क्रिएट होगा और उस डिफरेंस को ख़त्म किया जाएगा। साथ साथ जनाब इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। हर साल ये दिन मनाया जाता है, लेकिन इसके हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम क्यों नहीं होते और क्या हो सकते हैं, इसी पर आज हम बात करें। बिल्कुल, वकार अहमद मलिक एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ ही हम सेशन रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं आपसे सबसे पहले नफ्सियाती तौर पर पूछूं तो ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा क्यों होती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, जन्म कहाँ से लेती है सोसाइटीज़ के अंदर और अफराद के अंदर? देखिए, ये तासुब पे मबनी होती है, तासुब होता है और ये जो जितने भी तासुब हैं या वहम हैं या वसवसे हैं, ये पूरी एक एवोल्यूशन का एक पूरा प्रोसेस है। मतलब आज से 5, 7, 10 हज़ार साल हम ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, फिर जो ग्रुप्स हैं उसने अपनी अपनी शनाख्त पे इसरार किया, फिर जो एम्पावर्ड हो गया या पावरफुल था उसने दूसरे को दबाना शुरू कर दिया। अच्छा, इम्तियाज़ की फिर बहुत सारी किस्में आ गई, जिस तरह सिनफी एक इम्तियाज़ है, इसमें जेंडर आ गया, फिर और रेसिज्म आ गया, बहुत सारे इम्तियाज़ की किस्में। लेकिन जो इमरान भाई, जो तालीम के हवाले से मैं कहूँगा कि जो तालीम का जो बुनियादी मकासद हैं, जो बुनियादी तरीन मकसद है, उसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ कि एक बहुत ही बुनियादी मकसद है और एक सेकेंडरी मकसद है। ठीक है, तो ये जो हम कहते हैं ना कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों को मैंने हमेशा मेरे नज़दीक ये सेकेंडरी हैं। अच्छा, जो प्राइमरी चीज़ है जो कि बहुत ही बुनियादी तरीन मकसद है वो है तासुबात की पहचान, तासुबात से छुटकारा, यानी तालीम का ये मकसद है, बायसेस को ख़त्म करना और वहम यानी ऑब्सेशन और वसवसे, इन तमाम चीज़ों से इंसान को निकालना, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मबनी बर खौफ हैं और इंसान की फ़िक्री जो तरक्की है या फ़िक्री जो सोच है या फ़िक्री जो एवोल्यूशन है उसमें बहुत बड़ी रुकावट बनती है। तो क्योंकि फ़िक्री रुकावट बनती है फ़िक्री सोच में, तो ये जो यानी जितनी भी चीज़ें तासुबात हैं और तमाम चीज़ें, तो यही वो चीज़ें हैं जो कि इम्तियाज़ और फिर उन चीज़ों की तरफ आपको लेके जाती हैं। अच्छा वकार भाई, ऑब्वियसली हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल सतह पर, लेकिन स्टिल इसके हवाले से हम कोई इक़दाम हमें नज़र नहीं आते हैं बज़ाहिर तौर पर। हम स्टिल अपनी आम जिंदगी में रूटीन में देख लें, चाहे वो मुलाजमतें हैं, घरों में सलूक है, बेटा बेटी में फ़र्क है, जैसे आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की, हमारी रूटीन का हिस्सा है कि हम इतने इम्यून हो चुके हैं कि हमें इस पर कोई इम्पैक्ट लगता ही नहीं है अगर हमारे इर्द गिर्द हो भी रहा हो ऐसा कुछ। शायद एक थोड़ा सा एग्री करूँगा, लेकिन पिछले अगर 100 साल में देखा जाए तो जिसको हम कहते हैं ना कि बर्ड्स आई व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। यानी आज से 70 साल पहले का यूरोप हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, तो वो तो यूरोप है और आज हम मतलब हमारे भी काफ़ी अच्छा। एक चीज़ है कि मिसाल के तौर पे ख़वातीन के कवानीन के हवाले से बात हो जाए, 2004 के एक पाकिस्तानी कानून की बात करूँ जिसमें यानी ख़वातीन है अगर प्रेगनेंसी है तो 90 डेज़ उसकी जो लीव है, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक चीज़ ये भी है कि चाइल्ड केयर सेंटर होना चाहिए। हर एम्प्लॉयर जो है वो अपने चाइल्ड केयर सेंटर वहाँ पे रखे जहाँ पे ख़वातीन है, और फिर उनकी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त, ये तमाम चीज़ें हैं प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि जो कवानीन की शक्ल में बॉन्डेड लेबर को आप ले लें,
आपको अमली तौर पे नज़र नहीं आता। आपने बुनियादी हक को तस्लीम किया हुआ है, बहुत लेट किया है लेकिन किया हुआ है कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। सो यहाँ पे 2 सूरतें। अब मैं बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हैं। कानून बनाने वाला जो था वो भी अपने वक्त का गद्दार और एक नापसंदीदा आदमी। जो इंसानी हुकूक की जितने भी कवानीन हैं, ये अगर आप पीछे जाएं तो जो बनाने वाला जिसने आवाज़ उठाई है वो कोई नापसंदीदा शख्स अपने वक्त का रहा है, बाद में हीरो बन गया। वो नापसंदीदा शख्स जो था वो उसको किसी हद तक इज़हार आज़ादी राय मिली तो उसने वो आवाज़ उठाई जिसकी वजह से कानून बना। कवानीन को नाफिज करना और कवानीन पे अमल करवाने के लिए भी फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, जो कि जब भी आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे मैं एक्चुअली पैका और उसका कानून के हवाले से भी बात करूं, क्योंकि ये बहुत चीज़ें आसान नहीं होती ये कि आप कर दें और उसके बाद उसके एक और तरह का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको पता है, वैसे भी अभी मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, क्या मैं और आप खुल के बात कर सकते हैं कि जो रिलीजियस के हवाले से या अकलियतों के हवाले से हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यहाँ आ जाएगा कि आप शायद मोहब्बत वतन नहीं है, आप जो है आपको वतन से वो मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, या आप वतन की बेइज्जती का बायस बन रहे हैं। जी। जबकि आइडियली स्पीकिंग हम सबसे ज्यादा उस इज्जत के हवाले से सेंसिटिव है, जिसकी वजह से हम अपनी आपने शुरू में जो खौफ और तासुब को मिलाया कि कहीं ना कहीं देयर इज अ फियर दैट क्रिएट्स दिस डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका मतलब है जिस मुआशरे में जितना तासुब है उस मुआशरे में उतना खौफ है। जिस माशरे में जितना खौफ है उतना ही तासुब है, और जितना खौफ है उतना तासुब है, यानी कि तासुब और जो खौफ है ये बिल्कुल खौफ देखिए ना, खौफ बतौर प्रोडक्ट बिकता रहा है। ठीक है। फिर अगेन मुख्तलिफ यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मसाइल है ना कि जो मतलब जिसको हम कंटेम्प्रेरी कह लें, मजहबी जो एक रवायत है, तो वो क्या बेचती है, मतलब आप पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब में जो इस वक्त है, चले हम हिंदुइज़्म का नाम ले लेते हैं, ईसाइयत का नाम ले लेते हैं, इवन यहाँ हमारे यहाँ भी एक बराबर जो है वो खौफ को एज अ प्रोडक्ट बेचा जाता है। अच्छा, रियासतें क्या कर रही हैं, खौफ को प्रोडक्ट के तौर पे नहीं बेच रही, तो वो जितने भी खौफ हैं वो तासुबात का। अब आप अपने सिलेबस की तरफ चले जाएं। मैंने कहा कि तालीम का बुनियादी तरीन मकसद मेरे लिए, अगर कोई बहुत अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ जाए, बहुत अच्छा कोई डॉक्टर हो, लेकिन अगर वो एम्पैथेटिक नहीं है, ठीक है, एम्पैथेटिक नहीं है और वो पूरा जलाद बना हुआ है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन का मुआशरे को उसकी इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है जब तक वो तासुबात और उन तमाम चीज़ों की तरफ वो कैसे दूर होंगे, वो सिलेबस के अंदर दूर होंगे, वो तालीम के अंदर दूर होंगे, जिसका तालीम का बुनियादी तरीन मकसद तासुबात को दूर करना है। आप अपने किसी साइकोलॉजी का कोई स्केल ले लें, साइकोलॉजिकल स्केल ले लें, अपने निसाब को परख लें, उसमें तासुबात की भरमार है। मसला यह है कि जब आप उस तासुब की निशानदेही करेंगे तो आप फिर महबूल वतन की क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और आपकी अच्छे मजहबी होने पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं वंस अगेन हमेशा आप कहेंगे बाद में पूछते हैं, हर बार रियासत को बीच में मैं घुसा देता हूँ कि रियासत का क्या किरदार है, रियासत का क्या किरदार है। इसमें भी चूँकि अभी रिसेंटली हम भारत के अंदर जो वाक़यात देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हमने रिसेंटली कुछ वाक़यात देखे हैं मज़हब को बुनियाद बनाकर और कौमियतों की बुनियाद पर, तो पाकिस्तान में जो वाक़यात होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते कि जो चौधरी है उसने मज़ारे के साथ क्या किया या वडेरे ने मज़ारे के साथ क्या किया, बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। तो इसमें फिर कैसे एक लायबल कैसे बने, कोई सोल्यूशन भी है, साइकोलॉजी कोई सोल्यूशन भी देती है अदर देन द सिलेबस एंड द एजुकेशन, कुछ और भी है इसमें अगेन मैं फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ आऊँगा, जिसको हम बहुत एक्चुअली वेस्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या इज़हार आज़ादी राय के हवाले से क्यों हसास है, उसके पीछे एक पूरी तारीख है। ठीक है, तो इतना आसान, उनको पता है कि हमने ये कितना मुश्किल से हासिल किया और हमारी तमाम अकली तरक्की की जो बुनियादें हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा तो शोर और वो सारी चीज़ें होंगी, मुझे भी कोई आवाज़ उठाने का मौका मिला, मैं अकलियतों के हक़ में आवाज़ उठाऊँगा, मैं मुख्तलिफ अगर कोई मिसाल के तौर पे बच्चों की तालीम के हवाले से है उसके हक़ में आवाज़ उठाऊँगा। मसला ये है कि जब बच्चे बॉन्डेड लेबर क्या है या चाइल्ड लेबर क्या है या बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, इन तमाम चीज़ों को लोग कोई जिम्मेदार है ना, कोई तो है ना जो मुनफियत या उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो वो कभी भी ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो वो कभी भी कायल नहीं होगा, क्योंकि शाफियत कभी भी उस तरह कायल नहीं होगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं, मसलन एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत है, सच जो है, अदालत जो है वो सच को उसकी अहमियत है, क्योंकि सच बोला जा रहा है तो उसकी अहमियत है, हत्ता की इज्जत की भी एक अहमियत है, दोनों में। ठीक है, मज़े की बात यह है कि अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो आपको मालूम है कि जज को क्या है, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस है, सच को। यानी ये दो बाकायदा पूरी दुनिया में इस तरह है कि आपने अगर, यानी इसकी भी अहमियत है
यानी किसी की भी हद तक इज्जत नहीं होनी चाहिए, दोनों इसमें extreme कोई शक नहीं, इसकी भी है, लेकिन दोनों आमने सामने खड़े हो जाएं और आपको चूज करना पड़े तो फिर आप सच को चूज करें। ठीक है। अच्छा वकार भाई, आपने भी सिलेबस की बात की और आपने बताया कि हमारी ग्रास रूट लेवल से ही वो तासुब और वो सारी चीजें हमारे बच्चों के अंदर इंडक्ट कर दी जाती हैं, और फिर जब हम बड़े होकर उनको वो देखते हैं और जब वो चीजें वो प्रैक्टिस करते हैं तो एज ए सोसाइटी भी हम उन पर बात करते हैं और एज ए इंडिविजुअल भी बात करते हैं। तो अभी तो ऑब्वियसली आपने जिस तरह से तमाम तर सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, अब हमने इसको चेंज कैसे लाना है? अगर हम अपने घर से ही स्टार्ट कर लें, अगर हम अपने जो डोमेस्टिक हेल्प है हम उनके साथ किस तरह से सलूक करते हैं, या हम अपने बड़ों के साथ क्या करते हैं, छोटों के साथ क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक है, मतलब लेकिन ये बहुत कम्प्लेक्स है, यानी जो सोसाइटी के अंदर तासुबात होते हैं या मेरे अंदर, मैं खुद कितनी तासुबात का शिकार हूँ, मैं पूरे दिन में कितने फैसले तासुब की बुनियाद पे करता हूँ। बहुत सारी जो अकली तासुब, एक तो जनरल तासुब, एक अकली तासुबात जो है उनको तो पहचानना ही बहुत मुश्किल है, इस तरह कंफर्मेशन बायस है या कोई चीज़ है। अब ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसका बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक तालीम के साथ है, तालीम और जो तासुबात से पाक हो। और एक और चीज़ कि अगर तालीम तासुबात से पाक होगी और मैं एक अकली रविश जिसको कहते हैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ आऊँगा, तो डेफिनेटली मैं बच्चों में तफरीक भी नहीं करूँगा, मैं उन बच्चों को एक बेहतर से बेहतर बनाऊँगा। एक और चीज़ जो कि अगर हम राइट्स की बात करें, मसलन हमने कोई भी कानून साजी करनी है, ठीक है, तो उसमें 5 चीज़ें हैं। ठीक है, मसलन आप अपने बारे में सोच सकते हैं, मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो पूरी सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं कि हमने द राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, ठीक है, ये हर बंदे का हक हासिल है। बिल्कुल ठीक। द राइट टू एन एजुकेशन, हर किसी का हक हासिल है, हक हासिल हर किसी को। द राइट टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, द राइट टू प्राइवेसी, द राइट टू डिग्निटी, द राइट टू हेल्थ, द राइट टू एसोसिएशन एंड द राइट टू फेयर ट्रायल। ये 8 चीजें हैं टोटल, जिसको आप कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, एग्जैक्ट, जिसको आप कहते हैं ना मैसेज के लेवल पे। हल क्या है? तो हल ये है, ये 8 चीजें कि जो भी चीज़ करनी है आपने इसकी बुनियाद पे करनी है। मुझे फेयर ट्रायल का मिलना चाहिए, मुझे एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए, मुझे इस तरीके से प्राइवेसी का राइट, मेरा राइट है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बुनियादी, चाहे वो रियासत की तरफ से देनी हो या हमारी तरफ से लेनी हो, दोनों सूत्रों में ये कॉम्प्रिहेंसिव। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। वकार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, बता रहे थे डिस्क्रिमिनेशन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से इंडिविजुअली भी आप अगर एज अ क्या कहना चाहिए, एक उनसर के तौर पर, आप अपने तौर पर भी अगर आप शुरू करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बट ओवरऑल क्या सिचुएशन है और क्या सोल्यूशन है, हमने इस पे मुख्तसर बात करने की कोशिश। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको खुशी की जानिब लेके जाएंगे, जो सुबह सुबह थोड़ी खुशी देते हैं आपको। जी खुशी, क्या बता रही हैं? थैंक यू अर्मिला, थैंक यू इमरान। सो गाइस, आज लेग डे है। बेसिकली एवरीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम विद द लेग्स के, कुछ कहते हैं हमारी लेग्स बहुत बड़ी हैं, कुछ कहते हैं हमारी लेग्स बहुत छोटी हैं। सो वी गोना वर्क ऑन आवर लेग्स टुडे। आज लेग डे है, सो गाइस वी नीड अ पेयर ऑफ डंबल। एज यूजुअल हम एक डंबल लेंगे जिसमें हमने इन एंड आउट स्क्वाट जंप्स करने हैं, ठीक है, वाइड एंड क्लोज, वाइड जंप एंड क्लोज, ठीक है। इसको हम इजी भी कर सकते हैं जिसमें हम स्टेप आउट करके स्क्वाट करें एंड देन स्टेप इन। फॉर बिगनर्स बेसिकली, या जिनको नी का इशू है वो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड वाइड एंड क्लोज। एंड सेकेंड एक्सरसाइज इज गाइस स्क्वाट जंप्स विद पल्सेस 1 2 3 एंड स्क्वाट जंप्स 1 2 3 एंड स्क्वाट 1 2 3 एंड स्क्वाट। एंड थर्ड एक्सरसाइज इज विद द डंबल्स। गाइस दोनों कॉम्बोज करवा रही हूँ आपको। सो गाइस हम करेंगे close leg deadlifts, keep your back straight, chest upright, hinge your hips towards the wall and exhale on the top. Then हम wide करेंगे legs and hinge same way. So wide legs है, toes toes out है and extend and exhale. जो beginners हैं वो light weight use कर लें। So guys we're gonna go on the ground. Easy भी बताऊँगी, difficult भी बताऊँगी। So guys step 4 up and jump. Step down, जहाँ पर foot है वहीं knees रखनी है and sit and step where the knees are and jump. One more time guys. And last one is on the floor guys. Gonna go down, single leg, one leg up on your heels and extend and breathe out. As you extend your hips, exhale, tummy tucked in, hips tight, and switch. And on your heels, the other foot should be on your heels, and toe is up. Exhale on the top,
एंड द लास्ट वन इज गाइस स्क्वाट होल्ड। आप वॉल के साथ भी कर सकते हैं। स्क्वाट डाउन, knees parallel to your hips, straight arms and relax. So guys, each exercise is 30 reps and जो लास्ट में मैंने की है स्क्वाट होल्ड वो 30 seconds होगा. So guys, 5 to 6 rounds and after every round you have to take 30-second rest. Guys, try this at home. जिनको भी लेग्स का इशू है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सुबह एक्सरसाइज बता रही थी. अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.